ग्लोरी जो है वो अपनी कैटेगरी में बड़ी ही मुनफरिद सी गाड़ी है, क्योंकि बहुत कम गाड़ी हैं जिनमें 7 सीट्स हैं, और वाहिद इस प्राइस रेंज में जो आप ले सकते हैं वो BRV है या ये वाली गाड़ी है। तो आज हमने पकड़ा है फरहान को, जो 2-2.5 साल से ये गाड़ी ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं और 23,000 किलोमीटर्स चला चुके हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम जनाब, आप बताना शुरू करें, हम गाड़ी की टेस्टिंग शुरू करेंगे। 2.5 सालों का एक्सपीरियंस। फिलहाल 2.5 साल की एक्सपीरियंस है। खैर मैंने SUV कभी पहले नहीं ली हुई, ना कभी पहले चलाई है, तो इसको चला के डेफिनेटली आपको एक फीलिंग तो आती है कि SUV है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी इसका ये आपको फील आता है। और अगर आप इसके मतलब के बॉडी पार्ट्स और उनको भी अगर आप देखते हैं ना, दरवाजे इसकी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसका जो हुड है वो अच्छी क्वालिटी का, गाड़ी भारी है, तो इसको चला के एक डेफिनेटली एक फीलिंग आती है कि आप गाड़ी से SUV पर आए। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स, गाड़ी को उठाना, गाड़ी को रोकना, उससे डेफिनेटली पता चलता है। लेकिन ये है कि फिर उसके साथ कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि माइलेज बहुत अच्छी नहीं मिलती। इट्स नॉट अ माइलेज कार, इट्स अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो डेफिनेटली गो फॉर एन SUV। आपको इसकी माइलेज अभी तक सबसे बुरी और सबसे अच्छी क्या मिली? यार मुझे मोटरवे पे मैंने इसको तकरीबन 11 तक ले लिया माइलेज, 11 तक मैं ले आता हूँ, लेकिन सिटी के अंदर ही मुझे कहीं एनीवेयर फ्रॉम 7 to 9 के दरमियान देती है। और सिटी से मुराद है इस्लामाबाद की अच्छी ड्राइविंग, इस्लामाबाद। लेकिन आप ये मतलब बहुत ही अंदर किसी अंदरून शहर लाहौर या अंदरून शहर पिंडी चला रहे होंगे, फिर चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी, उसमें थोड़ी सी फ़र्क हो जाएंगी। लेकिन खैर जो मेरी इस्लामाबाद वाली ड्राइव है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना पड़ता है जो एक्सप्रेसवे है, और वो जो आपने आजकल देखी है हालात ट्रैफिक के वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे भाई वही आपको बताया 7 से 9 के दरमियान 6 भी दे देती होती है जब बुरे वक्त आते हैं। अच्छा। और लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें ना, हर किसी की माइलेज सेम नहीं है। ये गाड़ी मेंटेन्ड है फ्रॉम डीलरशिप ऑन इट्स बेस्ट क्वालिटी पार्ट्स जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और फ्यूलिंग इसके अच्छे स्टेशन से हो रही है। टायर प्रेशर जो कि अक्सर लोग गलत रखते हैं, उसकी हम लिंक भी डालेंगे, वो आपने ठीक वाला रखा हुआ है। इसका टायर प्रेशर बाय द वे हमने देखा था तो 34 PSI। 34 PSI। तो जो 30 पे चला रहे होंगे उनको माइलेज थोड़ी बुरी मिलेगी, क्योंकि वो गलत चला रहे होंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बिलाल, क्योंकि ये गाड़ी आ रही है, ये वाला तो इम्पोर्टेड वर्जन था ना, और ये इसके अंदर जो टायर आए वो भी चाइनीज टायर आए, वो स्नो टायर्स हैं, उनकी वैसे भी ग्रिप ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, उनकी ग्रिप थोड़ी वैसे भी ज्यादा होती है, बहुत सॉफ्ट टायर है, और इससे माइलेज आपकी जरा थोड़ी सी वैसे भी कम आती है, थोड़ी सी बुरी। इसमें अगर रोड टायर डाल दिया जाए तो ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मैंने किया नहीं है एक्सपेरिमेंट, अगर करें तो हो जाएगी बेहतर शायद। 23,000 किलोमीटर में क्या क्या मसले आए? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं खड़ी नहीं हुई आज तक गाड़ी, नहीं कभी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहाड़ों पे गए हैं? यार मरी तक गया हूँ, पीर सुहावा तक गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया सच गाड़ी में, क्योंकि इसमें एक स्पोर्ट्स वर्जन भी है, स्पोर्ट्स मोड भी है इसका। अगर आपको कहीं भी ऐसे फील हो भी कि गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर हो रही है तो आप वो लगा लें, उसमें गाड़ी सही हो जाती है। सही। मुझे जो गाड़ी चला के अभी हमने थोड़ी सी ड्राइव की है, टेस्ट ड्राइव से पहले भी, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम अ चाइनीज़ SUV, उससे मुझे तो गाड़ी एक्चुअली ज़्यादा बेहतर लगी। सॉलिड बिल्ड की फील है, ये नहीं लग रहा कि एक चीनी एक जहन में आता है ना, पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आई थी कुछ, जैसे जो एल्सविन की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी उस तरह की नहीं लगी जिस तरह की एक प्रॉपर अच्छी सेडान की होती है, लेकिन इसकी मुझे क्वालिटी मुनासिब लगी। आगे से बिल्कुल चलाने में ऐसे लग रही जैसे एक स्पोर्टेज या इस किस्म की कोरियन कार्स हैं, बड़ी ये स्पोर्टेज से ज़्यादा है। SUVs की ब्रेकिंग वैसी नहीं होती जैसी सेडान्स की होती है, तो ज़रा भारी लग रही है। जब एकदम से ब्रेक करो तो लगता है बेचारी रुकने में थोड़ी मेहनत कर रही है। पावर टू वेट मुनासिब है। बाय द वे ये वाला वेरिएंट जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये 1.8 CVT है, ये 1.5 टर्बो वाली नहीं है। ये पहले जो 100 यूनिट्स आए थे चाइनीज़, ये वो वाली गाड़ी है, और क्योंकि टर्बो जो है उसमें ज़रा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसके अपने मसाइल होते हैं, ये ज़रा कम मसलों वाली गाड़ी है। और बाय द वे मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, कि कुछ गाड़ियों के ग्लोरी वालों ने इंजन भी रिप्लेस किए थे इन वारंटी, उनमें कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपकी वाली जो थी वो ठीक, इसमें नहीं आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। राइड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत पसंद आई। ये नहीं होता कि एकदम से खड्डा है तो आपको परेशानी हो जाती है कि भाई अभी क्या होगा,
काफ़ी मुनासिब राइड क्वालिटी है, पावर टू वेट जो एक्सेलरेशन है वो भी बड़ी मुनासिब है। इसका कंपैरिजन किस गाड़ी से बनेगा? जो BRV है क्योंकि वो 7 सीटर है इसकी कैटेगरी में, वो बहुत कमतर गाड़ी है इससे। वो बेचारी बस इस तरह कि किसी को ज़बरदस्ती पिछली सीट्सों में बिठाना हो ना, ज़बरदस्ती ठुसाना हो तो ठुसा के आप कहीं ले जाएं। फ़ायदा उसका ये है कि वो होंडा की है तो ज़रा मेंटेनेंस से हर जगह से करा सकते हैं आप, सिर्फ डीलरशिप जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आसान गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, फ्यूल इकोनॉमी में से बेहतर होगी। इस वाली का यही है कि ये बड़ी है, प्रॉपर SUV है तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी उससे बुरी है। 11 अगर मोटरवे पे मिल जाए 7 सीटर में तो इट्स नॉट अ बैड बैट। 11 इज़ अ डिसेंट नंबर गाड़ी का साइज़ देखें तो। लेकिन अब जो 5 सीटर में है इसके मुकाबले में वैसे तो छोटी है, इससे थोड़ी स्पोर्टेज हवाल तो इससे मेरे ख्याल में बराबर ही होगी। लेकिन बिलाल आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप इसको एज अ 7 सीटर यूज़ करेंगे ना तो दैट मीन्स कि फिर लगेज की स्पेस नहीं रही, लगेज आपको फिर छत पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, लगेज स्पेस बहुत कम आ जाती है, लगेज स्पेस कम हो जाती है एंड दैट विल ऐड मोर एयर रेजिस्टेंस। तो अगर आप 7 सीट आपने हाइपोथेटिकली 7 बंदे गाड़ी में बैठाए हुए हैं और लगेज आपने छत पे डाला हुआ है तो मेरा ख्याल है माइलेज मजीद और बुरी हो जाए। अगर आप फुल कैपेसिटी पे 7 सीट्स वाले बंदे बिठा के जा रहे हैं तो वैसे भी गाड़ी बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। हाँ। आप ये जो फॉर्च्यूनर्स वगैरह हैं इनमें जो 2.7 वाले इंजन भी आए थे 2700 सीसी, उस इंजन के साथ आप जब फुल लोड कर दें गाड़ी तो बड़ा स्ट्रगल करती है, उस बेचारी के साथ अच्छा नहीं होता। यहाँ से लेफ्ट ले लें, बेहतर है लेफ्ट ले लें। और दूसरा देखिए बिलाल कि जब आप हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं ना 120 125 इस पे एयर रेजिस्टेंस बहुत मैटर करती है आपकी गाड़ी की। तो अब अगर आप मोटरवे पे 125 पे जा रहे हैं और आपने छत पे एक वो लगाया हुआ है अपना लगेज का जो भी वो एक बॉक्स लगता है एक छोटा सा, रिगार्डलेस कि वो जितना भी उसको एरोडायनामिक कर लें वो एक रेजिस्टेंस तो पैदा करता है गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, जो चीज़ मुझे लगता है कि किसी और गाड़ी की इस गाड़ी में लगा दी गई है वो ये साउंड है। अगर मेरा माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है तो लगता है 74 कुरला से निकाल के ना 76 और 76 कुरला से निकाल के एक। लेकिन आप इसका ज़रा हॉर्न करें ना, हॉर्न ज़रा, वो नई गाड़ी वाला ही था। ये मेरी वालदा को बहुत नापसंद है हॉर्न। वो कहती हैं कि ये जो है ये नई गाड़ियों वाला ही अब ज़्यादातर में ये नहीं यार, एलांट्रा का बहुत एलिगेंट चॉइसेस दी जाती हैं कि आपको टी वाला हॉर्न चाहिए या पाँव वाला चाहिए, तो ये पाँव वाला है न्यू जनरेशन। लेकिन इसकी मैंने एक बात देखी कि एटलीस्ट इससे ना लोग थोड़ा डर के रास्ता दे देते, समझते वो वैगन वाला आ गया पीछे। एलांट्रा पे आप हॉर्न देना, अगले हटते नहीं, अगले को पता है भाई कोई महंगी गाड़ी लेके आया, इसको रास्ता देने की जरूरत नहीं है। एलांट्रा में वो मेरे ख्याल में टी वाले हैं, वो काफी डिसेंट हैं, उनमें कई लोग चेंज कराते हैं। अक्सर लोग चेंज कराते हैं कि यार ये बंदा तो हट ही नहीं रहा। कॉमन प्रॉब्लम्स कोई आपने सुने इस गाड़ी के जो लोगों को आ रहे हैं? यार मुझे जो एक प्रॉब्लम इस गाड़ी में आया था, नॉट नेसेसरीली कि गाड़ी का प्रॉब्लम था, वो ये था कि टायर पंचर था, तो हवा की वजह से वहाँ पर कम हो रही थी। तो मेरे पास उन दिनों में ड्राइवर था, मैंने ड्राइवर को भेज दिया कि यार इसका पंचर लगवा के ले आओ। अब वो पंचर वाले वो आपने देखा क्रोबार लगा के जरा उसको टायर को निकालते भी हैं उसमें से, तो उसने इसका सेंसर ही तोड़ दिया। अब ये चीज या तो प्रीएम्प्टिवली आप उस बंदे को बता दो कि यार इसमें सेंसर लगे था थोड़े एहतियात से, क्योंकि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, अब वो जब टूट गया तो यार वो मंगाने में मुझे बिलाल तकरीबन कोई 8 महीने लगे थे। 8 महीने? हाँ, क्योंकि उन जमाने में एलसियां भी बंद थी और बड़े मसले मसाइल चल रहे थे। कोरोना भी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ था, इधर हो जाए एग्रेसिव हुआ था कोरोना भी, तो मुझे फिर बहुत टाइम लगा। जब भी आप कोई भी बहुत ही मेन स्ट्रीम लाइन गाड़ी से हट रहे हैं, अगर कोई भी और गाड़ी ले रहे हैं, इवन स्पोर्टेज और टसान और पिजो हवाल, कोई भी खास किस्म का स्पेयर जिस दिन जरूरत पड़ गया उस दिन आप फंसेंगे, ये तो कॉमन बात है। इसका दूसरा एंड ये कि आप बिल्कुल एक कॉमन गाड़ी वो कोरोला सिटी ये गाड़ियां ले लें सुजुकी, जब भी आप कोई और गाड़ी लेंगे ये मसला सबके साथ होगा। वैसे DSFK की जो सपोर्ट टीम है इस्लामाबाद की, वो जनरली कैसी है? यार मैं बहुत खुश नहीं हूँ उनकी टीम से। इनकी जो आफ्टर कस्टमर सर्विस है ना, कि दफ़ा गाड़ी लेने के हद तक तो ये बहुत बेहतर होते हैं कि गाड़ी ले लो। एक दफ़ा आपने गाड़ी ले ली तो मतलब मैं नहीं हूँ। लेकिन वो जनरली कम ही डीलरशिप्स हैं पाकिस्तान की जिससे कस्टमर को ज़्यादा खुश हो।
यार नहीं, मैं वैसे आपको मतलब वारंटी क्लेम्स आपने किसी से भी लेने हो तो लड़ना पड़ता है, वारंटी क्लेम तक तो लड़ना पड़ता है, बिल्कुल लड़ना पड़ता है थोड़ा। लेकिन यार अभी मैंने एलांट्रा ली थी, उसके अंदर भी 1-2 इश्यूज आए थे। मैं गया हूँ शोरूम पे, मैंने जाके उनको बताया कि ये इश्यूज हैं। यार उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, मुझसे दूसरी दफा बहस नहीं की। उस पर एक बहुत बड़ा वाइट स्पॉट लगा हुआ था एक जगह पे, तो उस पर हाथ मारता था मैं तो अजीब सी उसकी फीलिंग थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। मैंने उनको जाके बोला कि ये गाड़ी मैं आपसे लेके गया हूँ, अभी 100 किलोमीटर भी नहीं चली है और ये आपका फॉल्ट है। यार उन्होंने मुझसे दूसरी बहस नहीं की, उन्होंने गाड़ी को तो उसी वक्त लेके गए और ठीक किया। ट्रंक पे लात फेरने वाला मसला भी था, वो उसने मुझे बिठा के समझाया सारा कि वो ट्रंक कैसे आपने खोलनी है। तो यार ऑनेस्टली बताओ, और अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आप मेरे घर आ रहे थे तो आपके आने से पहले मैं एलांट्रा का वो फिगर आउट कर रहा था, इसका जीपीएस सिस्टम जो गाड़ी का है वो ट्रैक करता है गाड़ी को। यार उस बंदे ने मुझे बड़े आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया, और जब मैं नहीं, फिर भी मैं नहीं कर सका हूँ क्योंकि मेरे को एरर आ रहा था फोन पे, तो उसने अपने एंड पे करके मुझे सारा डेटा सेंड कर दिया कि अब आप चला के देखें, अब आपका सपोर्ट बेहतर है। मेरा ख्याल है एलांट्रा की सपोर्ट बहुत बेहतर है, ये एलांट्रा इसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। डीएसएफ के में ऐसा नहीं है, डीएफएस के में ऐसा नहीं। लेकिन मैंने एक और चीज़ सुनी थी, इन लोगों ने इस्लामाबाद में एक और डीलरशिप बनाई है जिसमें चाइनीज जो है इनके वर्कर्स आए हैं यार मैंने वो बेहतर एक्सपीरियंस लाने के लिए और सब कुछ, क्योंकि डीएसएफ की जो बाकी मुझे भी बताएं, मुझे पता एग्जैक्टली करना पड़ेगा, बाकी एक और ओनर से मुझे पता चला था, क्योंकि इनकी जो बाकी प्रोडक्ट लाइन है ना, जो इनके वो डब्बे वगैरह थे, उसमें ये उस ग्रेड की सर्विसेज उस चाह भी नहीं रहे थे शायद कि चलो बस कर लेंगे। इस गाड़ी के साथ एक आप एसयूवी सेगमेंट में आ रहे हैं तो उसका ओनर तो चाहेगा कि मुझे जरा प्रीमियम किस्म की सर्विसेज मिले। देखिए बिलाल, मैंने आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ियाँ तो हम लोग ले लेते हैं, हाँ हमें कोई मसला नहीं है गाड़ी लेने में, अगर फ्यूल माइलेज भी थोड़ी सी खराब हो रही है, जो आफ्टर सर्विस होती है ना गाड़ी खरीदने के बाद, ये बहुत मेक और ब्रेक आपकी होती है। जितनी भी इस क्लास की गाड़ियां हैं जो जरा वैसे भी जरा हट के हैं मार्केट से, इनमें थोड़ा सा खरीदते हुए रिस्क है, इनमें तो ये केस बनता है कि अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए, वरना कस्टमर भाग जाएगा। एग्जैक्टली। अब ये जो नई पिजो आई है, बहुत ऑड सी चॉइस है, उसको कौन लेगा अगर आपको हो कि सर्विस टीम ही अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात है, मेरी एक्सपेक्टेशन से इस गाड़ी की ड्राइव जो जहन में आता है ना, चाइनीज प्रोडक्ट है कैसी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आरामदेह है, पावर टू वेव। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक बड़े से जो है ना जिस्म में एक छोटा सा इंजन जो है वो बेचारा चीखे मार रहा हो। बड़ा रीजनेबल पावर टू वेट है, 1800 सीसी। This car definitely grows on you. हाँ, 18 सीसी के लिहाज से बड़ी मुनासिब है, और इस बजट में इस वक्त एक 2 साल पुरानी प्रिस्टीन गाड़ी 5 मिलियन के बजट में चल रही है। 5 मिलियन में आप इस वक्त एक सिर्फ पाकिस्तान में नई सुजुकी स्विफ्ट ले सकते हैं, या एक पुरानी सिविक ले सकते हैं कुछ साल, या नई सिटी भी नहीं ले सकते। तो उतने बजट में ऐसी गाड़ी अगर आप थोड़ा सा ये रिस्क लें कि वो एक मेन स्ट्रीम गाड़ी नहीं है, तो मजे की ऑप्शन है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी, खड्डों का जो मसला है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा शशके कौन से वाले हैं? क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें नहीं है, नहीं क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल कंट्रोल है। मीटर जो है वो ज़रा बेचारा सादा सा है, मीटर के डिस्प्लेस भी ज़रा सादे से हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आम गाड़ी में नहीं मिलती? सनरूफ जो है पैनोरामिक नहीं है, छोटी सनरूफ है। इसमें जो प्रो आई है उसकी पैनोरामिक सनरूफ है, करेक्ट? बहुत बड़ी। प्रो का यार मुझे नहीं पता। प्रो की पैनोरामिक है, वो बहुत बड़ी सनरूफ है। ये वो उसका एक बड़ा स्पेशली आपके लिए ग्लासेस के लिए भी है। ये मेरी ग्लासेस अक्सर टूटी रहती हैं, तो ये मैं अपनी गाड़ी में लगवा लेता हूँ जाके। और ये वाली जो इसकी फील है ये मुझे ठीक लगी। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स पे इसका रिस्पांस बहुत मजे का है। इसका जो बाउंस है, जंप है ना, प्रॉपर वो जो इसके टायर्स है ना, उनकी जगह अगर कोई प्रीमियम रोड टायर्स डल जाएं तो शायद इस गाड़ी की फील और फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, ये मेरा ख्याल है। इसको देख सकते हैं आफ्टर मार्केट, इसके कोई हम वो पार्ट्स तो डाल नहीं सकते, कोई हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स या कुछ, क्योंकि इस गाड़ी का पार्ट जनरली अवेलेबल नहीं है। ये कोई बहुत इतनी कॉमन गाड़ी नहीं है कि इसका सारा सामान मिल जाए, लेकिन टायर्स तक तो ईजी है। फ्यूल स्टेशन अगर मेरे ख्याल में आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी फ्यूल इकोनॉमी और सफ़र करेगी। जहाँ से हमने राइट होना है, सीधा भी जा सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। राइट हो गया वैसे गेट 8 पे निकल जाएंगे, सीधा ही जाएं। एक बड़ी गाड़ी का फायदा ये है कि लोग जगह दे देते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप एक यारिस में या स्विफ्ट में या विड्स में या इस तरह की गाड़ियाँ, विड्स फ्रेश इंपोर्ट भी शायद अब पहुँच दी जाए 5 मिलियन जा रहे हो, तो उसकी रोड प्रेजेंस कुछ और है।
और इस गाड़ी की वड्डी गड्डी है ना, वड्डी गड्डी है। ये वड्डी गड्डी है, तो वड्डी गड्डी वाला जो है वो आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा इसमें। और काली हो तो लोग वैसे ही डर जाते हैं भाई काली वड्डी गड्डी आ गई। काली वड्डी गड्डी है, तो शशके आपको मिल जाते हैं इन अ वेरी रीजनेबल बजट विद रिस्क थोड़ा सा कि थोड़ी सी ऑड है, फ्यूल पे थोड़ी सी हैवी है। लेकिन बिलाल आप ये देखें ना कि जिसकी फैमिली बड़ी है और उसने लाहौर जाना है, वो जो 2 गाड़ियों में ट्रेवल करता है, वो अगर एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी फ्यूल कॉस्ट तो बच रही है ना उस लिहाज से। करेक्ट, 2 गाड़ियों वाला तो एक वैसे भी एक गाड़ी में एक बड़ी फैमिली का साथ ट्रेवल करना इतना कंफर्टेबली मुश्किल है किसी भी और गाड़ी में। इसके अलावा अगर आप थोड़े कम बजट में जाएंगे तो वो डब्बे बच जाएंगे। वो जो चंगान का है, कारावान, वो सब तो डब्बा कैटेगरी है, वो आराम वाली कैटेगरी नहीं है। तो उनकी आपने कैबिन नॉइज देखी है? वो तो एक बहुत मुख्तलिफ लीग की गाड़ी है, कम पैसों में फिर वही आती है। उसके बाद आप बहुत आराम से 19 से एसी में सफ़र कर सकते हैं। फ्यूल की हिट अगर आ रही है तो फिर आप घर में 2 गाड़ियाँ रखें, एक छोटी सी रखें और एक 7 सीटर रखें जिसमें आराम से फिर फिरें। हाँ, मतलब ये गाड़ी वो नहीं है जिसपे आप डब्लूटी लेने जा रहे हैं फिर अंडे लेने जा रहे हैं, वो वाली गाड़ी नहीं है। ला सकते ये वो गला तो आप सकते अच्छे वाले अंडे लेना अच्छा, ये वो वाली गाड़ी है कि फाइबर हाई प्रोटीन अंडे लें तो वो आप once in a month इसको निकालें, लाहौर का मरी का ट्रिप करके आ जाए बस। हाँ, लेकिन वेरी नाइस। अगर इसकी असल में हम जो इससे चाह रहे हैं ना कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन अगर और अच्छी हो, वो जो लीग है जिन गाड़ियों की वो इतनी महंगी है कि ये वाली तो केस ही नहीं बनता। वो फिर बहुत इसके ऊपर आप जो कह रहे थे ना कि अगर आपको ट्रंक स्पेस भी चाहिए 7 सीट्स के साथ, वो आती है आपकी किया की सोरेंटो में, और सोरेंटो इस वक्त मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। उसमें आपको 7 सीट्स अच्छा, प्लस लगेज और सब कुछ मिलता है और 3.5 इंजन। इसका भी जो अब वाला वेरिएंट है, वो जो प्रो है, मैंने कहा 73 प्लस है। प्रो में यही है कि वो टर्बो चार्ज, ये शशके वशके उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर और आ गए, लेकिन इस वाली में वन जो हम अभी चला रहे हैं इसमें वो शशके नहीं है। वैसे मैं पर्सनली टर्बो चार्ज पाकिस्तान में स्पेशली नहीं उनका इतना, क्योंकि टर्बो चार्ज का पाकिस्तान में इशू होता है क्योंकि हमारे मिट्टी का बहुत मसला है। हाँ, लेकिन इवन देन अब जो जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ना, मेरे ख्याल में इस कैटेगरी की गाड़ियाँ जो ले रहे हैं मेंटेनेंस अच्छी करवा लेते हैं डीलरशिप से, अच्छे पार्ट्स डलवा लेते हैं, तो वो जैसे पिजो इस टर्बो चार्ज, अब ये भी टर्बो वाली आ गई है। नई सिविक टर्बो में भी प्रॉब्लम्स अब कम हो चुके हैं, उसको जो है वो उन्होंने थोड़ा सा आम ट्रेवल के लिए बेहतर बना लिया है। बाकी इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या लगी वो बता दें तो हम। यार सबसे अच्छी बात तो मैं यही कहूंगा कि इसकी है कि जो इसकी जो डेफिनेटली जो प्रेजेंस है और जो फील है ना चलाने की, वे प्रॉपर एसयूवी की है, आपको मजा आता है गाड़ी चलाने का। और बुरी बात तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, बस फ्यूल ही है। उसके अलावा इस गाड़ी का मेरा नहीं ख्याल इस गाड़ी में कोई फ्लॉ है। गाड़ी कंफर्टेबल है, आपने देखा ना गाड़ी कंफर्टेबल है। एक चीज जो लोग मिस करते हैं कि ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं आई, ये 2 व्हील में ही आई। नहीं तो वो स्पोर्टेज का भी एक वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव है। हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है ना, इसमें ऑप्शन तो आप चाहें भी। वैसे यार देनी चाहिए थी, ये जुल्म किया इन्होंने। जितनी बड़ी गाड़ी है इसको ऑल व्हील ड्राइव तो एटलीस्ट होना। लेकिन वो जो उसमें भी ऑल व्हील ड्राइव है वो कोई 4 व्हील वाली गाड़ी नहीं है, वो भी एक थोड़ा सा आपको स्नो से निकाल देगी। इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोड। नहीं, वो डिफरेंशियल लॉक की मैं बात नहीं कर रहा। हम इसको सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव की बात करेंगे, इंजन पावर सब में जा रही है। करेक्ट। लेकिन इवन देन आपकी ख्वाहिशात जितनी थी इतने बजट में, ये आपने खरीदी कितनी थी 2.5 साल पहले? यार ये वालिद साहब ने बुक कराई थी 38 पे, फिर इंपोर्ट पे वो कोरोना की वजह से मसला शुरू हो गया, डैमेज पड़ता रहा, और फिर ये हमें 42 के इवेंचुअली हमने निकाल ली। 4.2 मिलियन फॉर अ कार जो इतनी बड़ी हो। इस वक्त 4.2 मिलियन में आपको कल्टस नहीं मिल रही मेरे ख्याल से। आपको सुजुकी नहीं मिल रही, तो इस वक्त जो सुजुकी की इनवॉइस जो है बहुत चेंज हो गई। सुजुकी की इनवॉइस इस ऊपर चली गई, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, GLX की नहीं कर रहा, GLCVT की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर भी मतलब आप स्लाइटली यूज ये गाड़ी ले लें वेल मेंटेन्ड तो 5-1 मिलियन में इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ वेरी नाइस डील। और बीइंग रियलिस्टिक, जो गाड़ियां हम फ्यूल एवरेजेस की वजह से पाकिस्तान में खरीद रहे हैं, उनकी जब रियलिस्टिक एवरेज निकलती है रश में चलाने के बाद, वो भी कोई बहुत कम गाड़ी हैं जो बहुत अच्छी एवरेज दे रही हैं, बाकी मोस्टली स्ट्रगल ही कर रही हैं।
इसको बिलाल आप एज अ ट्यूरिंग व्हीकल लें, इसको एज अ वो ना लें कि रश में और ये सदर जा रहे हैं कि जी क्या वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ये गाड़ी ज़रा सैर सपाटे के लिए आप नॉर्दर्न एरिया जा सकते हैं, हमारे इसकी क्लियरेंस भी अच्छी है, आप ज़रा थोड़ा सफ़र पे इसको लेके निकलें, फिर इस गाड़ी का मज़ा भी है। 7 बंदे बिठा के आइसक्रीम खिलाने जाए तो फिर भी 2 गाड़ी सस्ती पड़ेगी। खैर मैं तो वैसे भी गाड़ी में आइसक्रीम खाने के बहुत हक में ही नहीं हूँ, गाड़ी का बेड़ा गड़ा हो जाता है। हाँ लेकिन इसमें एक है इशू बिलाल और कि इसका जो ये वेंट है ना, ये ऑटोमेटिकली फ्रेश एयर पे चला जाता है, उससे आपके ना कैबिन फिल्टर और में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बुरी बहुत, और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, कभी कभी पता भी नहीं चलता, वो साइलेंटली हो जाता है। मोस्टली जो ये नई गाड़ियां आई हैं पाकिस्तान में, इन्हीं में मसला है। पहले वाली मसला नहीं है, ये इनकी प्रोग्रामिंग में। हाँ मतलब पाकिस्तान के लिए अभी हो गया, हम अभी बात कर रहे थे तो ये हो गया था, आवाज एकदम इसकी चेंज हो जाती है पाकिस्तान के लिए फीचर जो है। और अच्छा लेकिन गलत बात ये है कि ये लाइट नहीं ऑफ होती, या ये लाइट ऑफ कर देना तो पैसेंजर या ड्राइवर को पता चल जाए, वो लाइट भी नहीं ऑफ होने देता इसकी, यानी वो सिर्फ आवाज से पता चलता है कि इसको देख स्विच कर गया। करेक्ट। और ये किस चीज का फीचर है? ये स्नो का है, अगर गाड़ी बर्फ में फंस जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बर्फ बहुत पड़ती है। तो ये करता क्या है? ये बेसिकली आरपीएम बिल्कुल नीचे गिरा देता ताकि एकदम गाड़ी एक्सेलरेट ना हो, स्नो पे आराम से। अच्छा ये ट्रैक्शन और ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे ट्रैक्शन ऑफ होती है इसकी? हाँ मेरा ख्याल ये ट्रैक्शन ऑफ भी अवेलेबल है और स्नो का मोड भी है, यानी कि स्नो नहीं। मैंने जो चीज देखी है ना हाईवे पे भी चला के ना, ये इस पे क्या करता है कि आरपीएम को एकदम गिरा देता है, आरपीएम अग्रेसिवली नहीं चढ़ने देता। स्नो पे बेसिकली आपने आराम से देनी होती है ना, ट्रैक्शन जनरेट कर सके किसी ना किसी तरह। ये ट्रैक्शन कंट्रोल से ऊपर लेवल बिल्कुल ही क्रॉल करने के लिए। जी जी, यानी एसयूवी का कोई ना कोई टच उन्होंने नहीं, ये तो बर्फ से निकालने के लिए दिया। तो एसयूवी है ना, कहीं तो आप फंसाएंगे और आपको फील हो कि आप एक एसयूवी में कीचड़ में फंसा, बिल्कुल ही गाड़ी ना लगे। पाकिस्तान में कीचड़ में बिल्कुल गाड़ी नहीं, हम आपको बर्फ वाले इलाकों में लेके चले। अच्छा जी, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि होते तो अच्छा होता? एक इसमें ऑटो लाइट्स वाला नहीं है सिस्टम, ऑटो हेडलाइट्स नहीं है। हाँ, कि अगर डिटेक्ट करे कि सनलाइट कम हो गई है तो लाइट्स ऑन कर दे। ऑटो वाइपर्स में खास ऑटो वाइपर्स भी नहीं है इसमें। क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा बिलाल, क्रूज कंट्रोल का इसका मैंने एक एक्सपीरियंस देखा है कि अगर क्रूज कंट्रोल की स्पीड तेज होगी ना, हाइपोथेटिकली आपने 120 पे लगाया है और अब वो 130, 31, 32 पे जा रही गाड़ी, तो ये उसको ब्रेक डाउन नहीं करता, गेट डाउन करके ना क्रूज को वापस नहीं लेके। अडैप्टिव क्रूज नहीं है। लेकिन वो जो मेरे पास ग्रांडे थी ना 2016, वो ये करती थी कि ड्रॉप करती थी गेयर्स को, एकदम गेयर ड्रॉप करके ना तो स्पीड को कंट्रोल करती थी। मतलब इसका क्रूज उस ग्रेड का नहीं है जिसका बड़ा आपको पसंद है। हाँ, अब नेक्स्ट जनरेशन जो अच्छी नई किस्म की आई हैं एमजीज और वो सब, उनका क्रूज शायद मैंने नहीं देखा। अच्छा इसमें लेन असिस्ट नहीं है, लेकिन वैसे मैं लेन असिस्ट के हक में हूँ भी नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने अपनी लेन खुद बचानी होती है, गाड़ियाँ आपकी लेन असिस्ट में नहीं चलती। लेकिन ये पार्किंग वाला फीचर जो एक्स्ट्रा बेल्स एंड व्हिसल्स हैं वो थोड़ी सी इस वाले वेरिएंट में कम है। ये वैसे बिल्कुल स्टॉक और बिल्कुल बेसिक है, जो 1.8 सीवीटी है। हाँ, लेकिन ये जो बिल्कुल प्रो आई है उस प्रो में उन्होंने लोकल मार्केट के हिसाब से शशके काफ़ी सारे डाले ताकि उसकी सेल ज़्यादा जनरेट हो। लेकिन एक और बात है, जब आप एक चाइनीज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर भी मतलब ये बहुत हाई एंड नहीं है, कोई जर्मन गाड़ी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आप बढ़ाएंगे उतने ख़राबी के चांसेस भी बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर वो उतने ब्रेक डाउन होंगे, उतने मसले होंगे। तो जितना कम हो और बेसिक गाड़ी अच्छी हो एक तरह से, वो वाला फ़ायदा ज़रूर है। वो वाला फ़ायदा है। लेकिन ये कोई गैजेट ख़राब हुए इसके कभी इन 2.5 साल? नहीं, अभी तक कोई गैजेट ख़राब नहीं हुआ। सब कुछ जो चल रहा है ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, तो मतलब जितनी चीज़ें अगर ज़्यादा हों तो फिर उनके ठीक होने के थोड़ी सी टेंशन रहती है, कोई मसला नहीं। वैसे आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल होता। और दूसरी चीज़ में इस कैटेगरी में, और ये अगर थोड़ा सा क्या उसका एंड्रॉइड होता ना, अगर इसका जो इसकी स्क्रीन है तो वो भी थोड़ा वो भी अच्छा होता, क्योंकि मैं गूगल मैप्स नहीं यूज़ कर सकता, मैं फ़ोन बस कनेक्ट करके अपना ब्लूटूथ से। एक चीज़ जो ज़रा अच्छी डाल दी है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, कि वो हैंड ब्रेक नहीं है। गियर का पैनल वगैरह अच्छा बना हुआ है, फील एक अच्छी आती है, एक वो नहीं आती जैसे कोई बहुत लो क्वालिटी जो है ना मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। मटेरियल्स अच्छे इस्तेमाल हुए हैं, जो चीज़ लगा दी गई है वो बुरी नहीं लग रही। सिर्फ एक मीटर जो है ना वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फीचरिस्टिक थोड़ा बना देते, स्पेशली जो इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है बीच का, वो बहुत ही लगता है बेसिक है, जैसे एक बहुत स्टार्टिंग लेवल गाड़ी में आता है। इसकी कैटेगरी के लिहाज से वो थोड़ा सा रंगीन सा बना देते, थोड़ा से फॉन्ट्स बेहतर होते। ये जिस तरह शुरू के कंप्यूटर्स में नहीं लिनक्स इस्तेमाल करते थे तो फॉन्ट्स आते थे, थोड़ा सा मुझे वैसे लग रहा है, बिल्कुल ही बेसिक
कमांड लगता है भी कमांड मांग लेगी कमांड लिखें फिर मैं टेम्परेचर चेंज करूँगी, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है अगर मीटर अपग्रेड हो जाता है। लेकिन वैसे ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। बेल्स एंड विसल्स कम है एज पर कैटेगरी, लेकिन जिस प्राइस में मिल रही है वो भी स्टील है। हाँ, वो steel deal है। 5 मिलियन में आपको एक एज गुड एज न्यू कंडीशन में अगर एक गाड़ी मिल रही हो इतनी बड़ी, तो नाइस बेट। बाकी कोई और मसाइल अगर नहीं आए तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कंक्लूड ही करते हैं और अपनी विश लिस्ट जो है वो DSFK को मेल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमें गाड़ी बना के भेजें पाकिस्तान में तो प्लीज़ ये डाल दीजिएगा। ठीक है जी, सही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आपने हमारा कैमरा देखा यार एक्चुअली नॉट बैड, ये मुझे सेल करते थे, मुझे लिंक ही भेज दें। अच्छा